मोइन से अगर आप देख रहे हैं मुमरा टाइम दोस्तों, आज शनिवार 30 मार्च है और इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के मुंबई कॉलोनी इलाके में, जहां पे एमआईएम पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय है। और यहाँ मुमरा के जो एमआईएम के जो अध्यक्ष है सैफ पठान, आज उनकी तरफ से एक शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों लोग यहाँ पे इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। ये केवल सिर्फ मुमरा कौशल नहीं बल्कि कई जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए, कई पार्टी के जो पद अधिकारी वो भी इस इफ्तार पार्टी में मौजूद है। और मौके पे हमने यहाँ पे आए हुए एमआईएम के पद अधिकारियों से बात की इस इफ्तार पार्टी को लेकर, और देश और दुनिया के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए उसके ऊपर भी हमने उनसे सवाल पूछे, क्या कुछ कहा उन्होंने इस इफ्तार पार्टी को लेके। आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। वारिस भाई, आज आप इफ्तार दावत में आए हुए थे, पहले रमजान में इफ्तार के लिए क्या ये बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान मुबारक में इफ्तार होता है, सहरी होता है, लोग मोहब्बत से मिलते हैं और हर तरफ के हर पॉलिटिकल पार्टी हो कोई भी हो, सब आते हैं एक तरफ मिलते हैं। और हमारे सैफ पठान साहब जो मुमरा के हमारे पूरे इंचार्ज हर साल माशाल्लाह रखते हैं इफ्तार। और आज आपने देखा होगा कि इन्होंने शुरू किया था 300, 500, 1000 कुर्सियाँ लगाई, वो भी कम पड़ गई। तो इतने सारे लोग आते हैं और माशाल्लाह हमारी माँ बहनें उनके लिए भी अलग इंतजाम किया जाता है। तो इफ्तार का माहौल है, दुआ हुई आज यहाँ पर, फिलिस्तीन वालों के लिए दुआ हुई, मजलूमों के लिए दुआ हुई। तो एक बहुत अच्छा यहाँ से मैसेज गया देश दुनिया भर के अंदर और एक सवाब का कार्य है। रमजान मुबारक का पाक मुकद्दस महीना, हम तो चाहेंगे कि सैफ अगले साल इससे बड़ा इफ्तार पार्टी रखे और सब और लोग आए इसमें हाजिर थे। चुनाव से थोड़ा बात करें। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जो है सीटें को बंटवारा को लेकर काफी मतभेद चल रहा है, तो इसको लेकर क्या साहब, हम लोग तो ना ये एनडीए के अलायंस का हिस्सा है, ना ये आई इंडिया, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने बना दिया है, सबने हम उनका हिस्सा। मैं तो ये आई इंडिया अलायंस को सेक्युलर मानता ही नहीं। जिस दल में असद ओवैसी ना हो वो सेक्युलर दल कैसा हुआ? असद ओवैसी वाहिद एक शख्स है जो लड़ रहा है बीजेपी से, हर मुद्दों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, एमआईएम सब तरफ लड़ रही है, बीजेपी से आंखों में आकर डाल के हम लड़। और अगर हम ही इस जगह का हिस्सा नहीं तो मैं इस दल को सेक्युलर नहीं मानता। हाँ, अभी इनकी बात है, ये जाने आपस में क्या हो रहा है क्या नहीं, हम भी सब देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, रोज गड़बड़ चालू है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमआईएम में कितने उम्मीदवार? अभी देखो इंशाअल्लाह ताला पार्टी प्रेसिडेंट असद साहब से बात हुई है, नजर बनाए हुए है, सर्वे किया गया है। महाराष्ट्र की जो हमारी टीम है उसने भी सब जगह से कहाँ कहाँ खड़ा करना, कहाँ से किस उम्मीदवार को देना, वो सब चीज़ अभी है, अभी पार्टी फैसला करेगी। लेकिन एक बात यकीन है, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे 6-7 जगहों के ऊपर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि पब्लिक हमको मोहब्बत से दुआओं से नवाजेगी, वोट देगी और हम एक विकल्प के तौर पर उभरेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ एमआईएम के प्रत्याशी खड़े उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाब करेगा। मुंबई का कोई खास चेहरा ऐसा है? देखिए, इब्तिदा इश्क होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, टाइम है, सब पता चल जाएगा। कल्याण लोकसभा की सीट है यहाँ पर मुमरा में, तो उसमें कौन सा चेहरा रहेगा? अब वो कौन सा चेहरा रहेगा, कहाँ से रहेगा, ये सारी चीजें आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगी। पहले इनको तो बता देने तो कहाँ से लड़ रहे हैं, इनका ये अभी तक नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े तुर्रम तो घूम रहे हैं पार्टियां, उनका ये अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। इनका आ जाने तो फिर हम देखेंगे कहाँ से लड़ना, मगर यकीन है मुझे और पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ से। सर, परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देकर मारा गया, इस पर आपकी क्या? ये बहुत दुखद है, मुख्तार साहब का इस तरह से इंतकाल कर जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम इस वक्त मुख्तार अंसारी साहब की फैमिली के साथ उनके दुख में शरीक है। मरहूम मुख्तार साहब ने भी जेल से लेटर लिखा था कि मुझे रोज़ जहर दिया जा रहा है, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, मेरे बदन में ताकत नहीं रह रही है, मैं बैठ नहीं सक रहा हूँ, उठ नहीं सक रहा हूँ। जज साहब ने आदेश दिया था जेल अथॉरिटीज़ को कि आप जुम्मा के दिन, यानी गई कल, रिपोर्ट पेश करिए। जुम्मा के दिन कोर्ट में रिपोर्ट आना होता है और जुमेरात के दिन ये पता चलता है कि मुख्तार साहब की जो है वो हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो अब ये कहीं ना कहीं संशय खड़ा करता है। उनका बेटा गया था मिलने 2 दिन पहले, उसको मिलने नहीं दिए। उसने भी यही कहा, टेलीफोनिक कन्वर्शन है उनका जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरी तबीयत खराब है और बता रहे हैं कि मुझे जहर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर कर दी। उनके बेटे ने कल मांग की थी कि हमको एक एम्स के अंदर इनका पोस्टमार्टम किया जाए, हमको यहाँ के डॉक्टरों पर यकीन नहीं है। वो मांग को भी नकार दिया गया। अब उनके एक बेटे ने याचिका दायर की मैयत में शरीक होने के लिए, वो भी नहीं मिली उनको।
जबकि देखा जाता है कि बलात्कारी जो रेप केसों के अंदर रहते हैं जेल में, उनको पैरोल देकर बाहर लाती है सरकार। मगर यहाँ पर एक बेटे को अपने बाप के आखिरी वक्त में आने की इजाजत नहीं मिली, और आज आप तमाम ने देखा कि उनके जनाजे में सरों का समंदर उमड़ पड़ा था। तो अगर कोई इंसान अच्छा था, जहाँ से वो जीतते थे वहां तो मुसलमान की बस्ती सिर्फ 18% ही है, सबका काम करते थे। लोगों का तो कहना है कि मसीहा थे वहां की। हमारी सहानुभूति है। अब देखिए एक इत्तेफाक और भी है, आज से 1 साल पहले रमजान में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल, पिछले साल रमजान में अतीक अहमद उनके भाई का, इस बरस रमजान के अंदर मुख्तार अंसारी का हो रहा। तो ये भी एक इत्तेफाक है। हमारी तो मांग ये है पार्टी की कि एक निष्पक्ष जांच हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी बैठे, और जिस तरह से भी जो भी हुआ इनके साथ, इनकी मौत को लेकर पब्लिक के सामने आना चाहिए। क्योंकि यूपी में देखो चल क्या रहा है, ये कब होता है जब योगी बोलते हैं ना ठोक डालूंगा, मट्टी में मिला दूंगा, बुलडोजर। तो संविधान की शपथ ले क्या मुख्यमंत्री बने और आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, तो ये देश में तो नहीं चलेगा ना। रूल बाय बुलेट नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से, कायदे कानून से। मगर यूपी में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो हम चाहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो और रिपोर्ट सार्वजनिक हो, पब्लिक के सामने। मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई थी उस वक्त गाजीपुर के जो डीएम है उनसे और अफजाल अंसारी के बीच में तीखी बहस हुई मिट्टी देने को लेकर। डीएम का कहना है कि परिवार के लोग भी जाएंगे मिट्टी देने के लिए, और 144 लगी है, अगर नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं डीएम साहिबा से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कौन से कानून के प्रावधान में ये लिखा हुआ है कि वहां पर मिट्टी नहीं दे सकते आप किसी भी मरहूम। बताइए मुझे कानून। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, कायदे की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी की मैयत में जाकर मिट्टी देना है तो कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता कि मैं वहां पर नहीं जाऊँ। तो ये तो ज्यादती हो रही है, मैंने देखा उसको। सर, लोकसभा चुनाव सर पे और जिस तरीके से मतलब विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई द्वारा छापे पड़वाए जा रहे हैं, उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट जो है सील किए जा रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है? अब देखिए यही लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, यही जो संविधान का गला घोटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, इसी से तो हमारी लड़ाई है ना। हम तो चाहते हैं संविधान को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। इसीलिए तो हम चाहते हैं ना कि किसी भी तरह इस मर्तबा हम बीजेपी को हराएं और ये इंश्योर करें कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री ना बने। हम तो यही लड़ रहे हैं और हम तो यही बोल रहे हैं हमारे ये इंडिया अलायंस वालों को भी, आओ कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ लड़ेंगे और उनको हराएंगे। मगर इनके कान में जू नहीं देखती। पर हमने तो एग्जाम्पल सेट किया है ना। पिछले 2019 का आपने चुनाव देखा, मजलिस 3 सीटों पर लड़ी पूरे इंडिया में। तेलंगाना में लड़े, बिहार सीमांचल से अख्तर साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज भाई लड़े। 3 में से 2 जगह हमको कामयाबी मिली है। ये है परसेंटेज। 4 टर्म का जो सिटिंग एमपी था औरंगाबाद का, उसको मजलिस ने हरा दिया, शिवसेना और बीजेपी का। ये ताकत है, हम में ताकत है हराने की, और हम इंशाल्लाह हराएंगे। अभी देखिए आप चुनाव के अंदर। सर, आखिर क्या बात है कि इंडिया अलायंस की जो जितने भी घटक दल है वो आपकी पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? हम उनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, नहीं शामिल करते तो सवाल आपको उनको करना चाहिए। हमने तो बोला था आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, पर उनको नहीं करना। बताइए ना कहाँ है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, किधर है? मुसलमानों को टिकट भी नहीं देंगे, आपको 90% उनके वोट चाहिए। एसटी हसन साहब के साथ क्या कर दिया समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, देखा आप सबने। एमपी थे, उनको फॉर्म दिया, बाद में वो दूसरों को फॉर्म भरा दिया। जिस जगह बहुमूल्य क्षेत्र है मुसलमानों का, जहाँ मैक्सिमम मेजोरिटी है, वहां से भी आप नहीं दे रहे हैं। किस तरह का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं? और यूपी की तो बात ही छोड़ो, वहां तो जो पहले एमवाई फैक्टर था, तो हम तो समझ रहे थे मुस्लिम यादव का, लेकिन अब तो उन कह दिया अखिलेश के महिला और यादव। तो मुसलमानों से तो इनको इतनी नफरत, नाम नहीं लेना चाहते बाबरी का, कोई भी चीज में बोलते नहीं है। तो जनता जनार्दन है, जनता देख रही है और संवैधानिक तौर से जनता चुनाव में जवाब देगी। सर, आपको क्या संभावना नजर आती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या एक बार फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए अगर मोदी से बराबर लड़ाई हुई आइडियोलॉजिकली, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मर्तबा चेंजेस आ सकते हैं।